हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं तथा उनका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं के निरपेक्ष मान क्या होते हैं तथा योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। तो अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं तथा संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्याएं तथा उनका संख्या रेखा पर निरूपण। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p अपान q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको p अपान q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको p अपान q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा p जो है हमेशा क्या होगा? p एक पूर्णांक होगा। p एक क्या होगा? पूर्णांक। कंडीशन क्या है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, जितनी भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हैं उनको छोड़ दिया जाए और बाकी बची संख्याओं पर अंडर रूट लगा दिया जाए, तो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 3 का वर्ग 9 होता है तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे 4 का वर्ग 16 है तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 का वर्ग 36 होता है तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए और बाकी बची संख्याओं पर अंडर रूट लगा दिया जाए, तो वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। मतलब अगर पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर शेष बची संख्याओं पर अंडर रूट लगा दिया जाए तो वो सब संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी एक भी एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जैसे 2 है, 2 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अगर हमने इस पर अंडर रूट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर इस पर अंडर रूट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इस पर अंडर रूट लगा दिया तो ये भी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए और बाकी बची संख्याओं पर अंडर रूट लगा दिया जाए तो सभी संख्याएं हमारी क्या बन जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो वो सभी संख्या हमारी क्या बन जाती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी क्या थी कि जिसे p अपान q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। तो कुछ लोग कहेंगे कि जैसे हमारा अंडर रूट 2 है, इसके नीचे जब कोई हर नहीं होता तो हर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। हर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक परिमेय संख्या बन गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि ये p हो गया और ये q हो गया, जहां q 0 के बराबर नहीं है, जहां q 0 के बराबर नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, p भी हमारा क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। p भी हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए और अंडर रूट 2 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे अंडर रूट 2 क्या है? पूर्णांक नहीं है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर कोई कहता है कि इस तरीके से ये परिमेय संख्या बन जाती है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, कि अपरिमेय संख्याओं को p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जहां p क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए और q क्या होना चाहिए? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरीके से जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अगर उनको छोड़कर किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगा दिया जाता है तो वो संख्या हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। वो संख्या हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद आती है दशमलव वाली संख्याओं में। जैसे मान लिया हमारे पास कोई संख्या दी है, ठीक है, जैसे 0.345678 9 10 या जो भी, जैसे 9 1 0 2 3 4 8 ऐसे ही बढ़ती जा रही है ये संख्या, ठीक है। जब इस तरीके से ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं पर से भी अंकों का रिपीट होना शुरू नहीं हो रहा। अंकों के रिपीट होने का मतलब है कि जैसे यहाँ से 8 आया, 8 के बाद अगर लगातार 8 आने लगे तब भी अंकों का रिपीट होना माना जाएगा। 4 आया, 4 के बाद जैसे 4 8 आया, 4 8 के बाद से लगातार 4 8 आना शुरू हो जाए तब अंकों का रिपीट होना माना जाएगा। जैसे 3 अंक हैं, तीनों अंक लगातार रिपीट होने लगे तो 3 अंकों का रिपीट होना माना जाएगा। मतलब जब तक हमारे अंक अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं और ये संख्या लगातार आगे बढ़ती जा रही है और कोई सीमा नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी, तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार की संख्याएं भी हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अगर यहाँ से ये अंकों का रिपीट होना शुरू हो जाता, मान लिया जैसे यहाँ से 3 4 8 3 4 8 3 4 8 3 4 8 3 4 8 इस तरीके से रिपीट होना शुरू हो जाता तो हम कह सकते थे कि ये संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। ये संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसके बाद अगर जब यहाँ से अंकों का रिपीट होना शुरू हो रहा है तो हम इसको यहाँ से हटाकर इस तरीके से इसके ऊपर बार लगा सकते थे और इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम P/Q के रूप में बदल भी सकते हैं। लेकिन अगर अंकों का रिपीट होना शुरू नहीं हो रहा है तो उस प्रकार की संख्याओं को P/Q के रूप में कभी बदला नहीं जा सकता। अगर अंकों का रिपीट होना शुरू नहीं हो रहा और संख्या लगातार आगे बढ़ती जा रही है तो इस प्रकार की संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में बदला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं पाई की। तो पाई का मान हम लोगों की जानकारी में क्या होता है, या तो 3.14 होगा, या तो 22/7 होगा, या फिर क्या होगा 180। ठीक है, तो हम इस 180 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अंश में है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इन दोनों मानों की, हम बात करने वाले हैं इन दोनों मानों की। तो ये जो पाई का मान है ये 3.14, ये इसका रियल वैल्यू नहीं है। जो पाई की ये वैल्यू है 3.14, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू आज तक सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया। इसकी वैल्यू आज तक सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया। पाई की वैल्यू आज तक सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया। क्या है कि 3.1459 इस तरीके से डॉट बहुत ही अंकों तक ये वैल्यू निकलती जाती, लेकिन ये कभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाई। इसलिए ये पाई भी क्या होती, अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि बताइए 3.14 कैसी संख्या है, तो 3.14 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 3.14 को हम नीचे 1 लगाकर 0 हटाकर 314/100 इस रूप में बदल सकते हैं। लेकिन जो पाई है, बात हो रही है पाई की, ये जो पाई की वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं 22/7 की। तो 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। 22/7 भी एक परिमेय संख्या है और ये पाई की वैल्यू किस आधार पर है ये भी बताते हैं कि 22/7 को पाई की वैल्यू किस आधार पे माना गया है कि अगर 7 सेंटीमीटर व्यास का कोई वृत्त खींचा जाता है तो उसकी परिधि होती है 22 सेंटीमीटर। उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर होती है। अगर 7 सेंटीमीटर व्यास का कोई वृत्त खींचा जाता है, 7 सेंटीमीटर व्यास का कोई वृत्त खींचा जाता है तो उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर होती है। इसी आधार पर इसको पाई की वैल्यू माना गया, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है परिधि बराबर 2πr। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। अगर पाई को एक ही वहीं पर रखा रहने दें और 2 और r को उठा के इसके नीचे ले आए, मतलब परिधि बटे 2r, क्या बन जाएगा, परिधि बटे 2r। तो ये हमारी परिधि हो गई 22, परिधि हो गई 22/r की वैल्यू कितनी हो गई, 7। r की वैल्यू मतलब 2r की वैल्यू कितनी हो गई, 7।
सीधी सी बात है ये, तो ये हमारा निकल क्या क्या आएगा, पाई। तो ये हमारा निकल के क्या आएगा, पाई। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर 7 सेंटीमीटर व्यास का कोई वृत्त है तो उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर होती है। इसी आधार पर पाई की वैल्यू जो है 22/7 भी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमने जाना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अंडर रूट वाली कोई भी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगा दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम कभी भी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको हम कभी भी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए जो भी अंडर रूट वाली संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर जो भी अंडर रूट वाली संख्या है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा में मान लिया हमारा पॉइंट हो गया 0। अब यहां से हम एक एक यूनिट की दूरी पर पॉइंट रखेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये दूरी रखी जाती है बिंदुओं के, जैसे 1 2 3 4 5, इनके बीच जो दूरी रखी जाती है ये समान होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की बीच की दूरी ले रहे हैं तो सबके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं तो सबके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर, संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर वैल्यू प्लस में जाती है और बाईं ओर जाने पर वैल्यू माइनस में जाती है। संख्या रेखा पर मूल बिंदु से मतलब 0 से दाईं ओर जाने पर, या संख्या रेखा पर सीधे समझो, दाईं ओर जाने पर, दाईं ओर बढ़ने पर, संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ने पर वैल्यू हमेशा किस में जाती है, प्लस में बढ़ती है, और बाईं ओर बढ़ने पर वैल्यू हमेशा माइनस में बढ़ती है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो जब भी संख्या रेखा पर किसी अपरिमेय संख्या को निरूपित करने की बात आती है, मतलब अंडर रूट वाली किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने की बात आती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है, अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है उससे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी थी। अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है उससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी थी। तो हमने यहाँ पे देखा कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास कितना है, 2। अंडर रूट के अंदर कितना है, 2। तो 2 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कितनी निकल के आती है, 1। 2 से पहले हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी निकल के आती है, 1। तो जो 2 से पहले मतलब अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी है उससे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी उसका भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल। उसका भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो हमने इसका वर्गमूल किया, मतलब 1 का वर्गमूल किया तो कितना निकल के आया, 1। तो इसका वर्गमूल करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर √2 निकालना है तो अब हमें स्टार्ट कहां से करना होगा, 1 से। √2 निकालना है तो हमें कहां से स्टार्ट करना होगा, 1 से। 1 से स्टार्ट करने का मतलब है कि अब हमने क्या किया, 0 से 1 तक का पॉइंट रेखा ली, 0 से 1 तक की रेखा ली। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1। हमने पॉइंट 1 रखा है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1। अब हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट 1 है इसी पर एक हम लंब रेखा खींचेंगे। इसी पर हम क्या करेंगे, एक लंब रेखा खींचेंगे। इसी पर हम एक लंब रेखा खींचेंगे, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, लंब रेखा खींचेंगे। उस पर जो है अब इसी पॉइंट पर जो ये पॉइंट 1 था हमारा, इस पर प्रकार की नोक रखेंगे और इतनी यहां से यहां तक की दूरी जो हमारी 1 यूनिट की दूरी थी, ये उतनी ही दूरी प्रकार में लेंगे और यहां से एक चाप मारेंगे जो हमारी लंब रेखा को इस तरीके से काटेगा। जो हमारी लंब रेखा को इस तरीके से काटेगा, मतलब इस तरीके से लंब रेखा को काटेगा। और हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ठीक है, तो मतलब हमारी यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 1। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 1। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हमने ली है, 1। हमने अभी बताया कि यहां से यहां तक की दूरी लेंगे, मतलब 1 इकाई की दूरी पर चाप लगाएंगे, तो ये हमारी दूरी कितनी हो गई, 1। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट बन गया ए। इस पॉइंट को हमने ले लिया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये हो गया सी। ये पॉइंट हमारा हो गया सी। अब हमने इस पर लंब रेखा खींची थी तो ये समकोण बन गया।
अब हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। हमारे पास ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में आधार जो है ये हमारा कितना हो गया 1, लंब भी कितना हो गया 1। हमें क्या निकालना है अब, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमारा कर्ण क्या है, AC। कर्ण हमारा क्या है, AC। तो AC का वर्ग बराबर आधार हमारा कितना था 1, तो 1 का वर्ग प्लस लंब कितना है 1, 1 का वर्ग। ठीक है, तो AC का होल वर्ग बराबर हमारा हो गया 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1। तो 1 1 कितना हो गया 2। मतलब AC बराबर कितना निकल के आया 2। और ये स्क्वायर लगा था इधर, जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है, तो इधर जाएगा अंडर रूट। मतलब AC बराबर हमारा कितना आ गया अंडर रूट 2। AC बराबर कितना आ गया अंडर रूट 2। अब जो AC बराबर हमारा अंडर रूट 2 निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मतलब संख्या रेखा हमारी ये है, ये नहीं। इसका मतलब हमें ये अंडर रूट 2 को किसी तरीके से इस संख्या रेखा पर लाना है। अंडर रूट 2 को किसी तरीके से इस संख्या रेखा पर लाना है। तो हमें वृत्त की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि वृत्त में जो केंद्र होता है, मतलब केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी क्या होती है, एक त्रिज्या कहलाती। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाते, त्रिज्या। और अब इसको किसी भी स्थान पर परिधि से मिलाया जाए, केंद्र से प्रत्येक स्थान पर परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। मतलब ये सभी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या खींच दी जाए उसके अंदर वो सब त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की प्रकार में दूरी लेंगे और इसको त्रिज्या मानकर सीधे एक चाप लगाएंगे। सीधे एक चाप लगाएंगे, मतलब वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे। हमें पूरा वृत्त नहीं खींचना, इस चीज का ध्यान रखना। हमें पूरा वृत्त नहीं खींचना, हमें बस इतना खींचना है कि ये यहाँ पर काट दे, इसको काट दे। ठीक है, डाट 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 करके खींच लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जहां पर ये पॉइंट को काटा, जहां पर ये चाप जो है, जो हमने चाप लगाया, ये चाप संख्या रेखा को जहां पर काटेगा वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, अंडर रूट 2। वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, अंडर रूट 2। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट 2 हो गई। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट 2 हो गई। तो इस तरीके से अपने संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। और एक चीज अब देखिए, अब जैसे बात आई थी अंडर रूट 2 की, तो हमने अंडर रूट 2 को निरूपित कर लिया। अब अगर बात कर दे अंडर रूट 3 की, अब अगर बात कर दे अंडर रूट 3 की, तो हम फिर से देखेंगे कि अंडर रूट 3 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी थी, 1। मतलब रूट 3 से पहले हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी थी, 1। 3 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 1। तो क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल करेंगे। तो 1 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 1। 1 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 1। मतलब हमारा जो पहला स्टेप होगा वो भी 1 से, इसके लिए भी पहला स्टेप 1 से स्टार्ट होगा। जब पहला स्टेप 1 से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हम क्या निकाल पाएंगे, रूट 2। सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, रूट 2। हम डायरेक्ट रूट 3 नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्ट रूट 3 नहीं निकाल सकते। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रूट 2 निकलेगा। उसके बाद में रूट 2 की सहायता से रूट 3, मतलब इतना यहां तक हमें पहले करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, हमें जब रूट 2 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी बन गई, रूट 2। अब अंडर रूट 3 को अगर निकालने की बात करें तो सबसे पहले रूट 2 निकालेंगे। रूट 2 निकालने के बाद अब निकालेंगे रूट 3। तो रूट 3 निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, फिर से इसको नीचे का मिटा देते हैं थोड़ा। अब ये हमारा पॉइंट कितना क्या था, बी। ये हमारा पॉइंट क्या था, बी। ये हमारा निकल के आ गया रूट 2। तो फिर से हम वही प्रोसेस, जब हमने यहाँ पे 1, जब हमने स्टार्ट किया था 1 से, तो यहाँ तक हमारी दूरी क्या थी, 1। अब जब हमने रूट 2 निकाल लिया, उसके बाद हमें रूट 3 निकालना है। तो अब हमारा बेस पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट 2। अब हम रूट 2 की सहायता से रूट 3 निकालेंगे। अब हम रूट 2 की सहायता से रूट 3 निकालेंगे। जब रूट 2 की सहायता से रूट 3 निकालेंगे तो जहां पे हमारा रूट 2 था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक लंब रेखा खींचेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से एक लंब रेखा खींचेंगे। सेम वही प्रोसेस कि
ध्यान रखना हमने उस टाइम क्या किया था, यहां से यहां तक की दूरी 1 इकाई थी और जितनी दूरी ये थी इतनी ही दूरी प्रकार में ली थी। हमने इतनी इतनी ही दूरी यहाँ पर प्रकार में क्यों ली थी, क्योंकि हमें यहाँ पर भी 1 इकाई चाहिए थी और यहाँ पर भी 1 इकाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, फिर से 1 यूनिट का लंब डालेंगे, फिर से 1 यूनिट का मतलब ये लंब रेखा खींच ली, फिर से 1 यूनिट का चाप लगाएंगे, 1 यूनिट की दूरी पर चाप लगाएंगे, जहां पर ये चाप काटेगा फिर से उसको क्या करेंगे, मूल बिंदु से मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर से उसको क्या करेंगे, मूल बिंदु से इस तरीके से मिला देंगे। तो इस बार हमारा जो त्रिभुज तैयार होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ये भी लंब था तो ये भी समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ये ए हो गया, ये पॉइंट हम क्या मान लेंगे, डी, और इसको क्या मान लेंगे, ई। तो हमारा ए डी ई त्रिभुज ए डी ई जो है फिर से हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया। फिर से वही कंडीशन, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब ए ई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग बराबर प्लस डी ई का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, ओ ई, ए ई, कर्ण हमारा क्या था, ए ई, तो ए ई का वर्ग बराबर ए डी हमारा कितना था, ए से डी तक की दूरी हमारी कितनी थी, √2, ए से डी तक की दूरी हमारी कितनी थी, √2, तो √2 का वर्ग प्लस डी से ई तक की दूरी, डी से ई तक की दूरी हमने बताया था कि एक यूनिट का लंब खींचेंगे तो डी से ई तक की दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, तो इसका वर्ग, तो ए ई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग जब करेंगे तो अंडर रूट का जब वर्ग किया जाता है तो अंडर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 बचा, प्लस 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1। तो ए ई बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 3, मतलब ए ई का स्क्वायर बराबर 3 निकल के आएगा। और जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट, मतलब ए से ई तक की दूरी हमारी कितने निकल के आए, √3 हमारी दूरी निकल के आई, ए से ई तक की दूरी √3 निकल के आई। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ तक पेंसिल में चाप लेंगे और एक चाप इस तरीके से लगाएंगे जो लगभग इस तरीके से काटेगा। ठीक है, जो संख्या रेखा को लगभग इस तरीके से काटेगा और जिस पॉइंट पे संख्या रेखा को काटेगा वही पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, √3, वही पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, √3। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर बात कर देता √5 की, अगर बात कर देता √5 की कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि 5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो 5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी है, 4। अभी बताया कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी हम क्या कर देंगे, उसका वर्गमूल। 5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी थी हमारी, 4। अब हम क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो हमें हमारा क्या निकल के आएगा, 2। तो क्या निकल के आएगा, 2। इसका मतलब है जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। मतलब जो लंब खींचा जाएगा, सीधी सी बात ये है कि जो लंब खींचा जाएगा वो कहां पे खींचा जाएगा, 2 पर। मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमने ली, वो कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी तो 2 है क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पे, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 2 पर ही क्या कर देंगे, लंब खींचेंगे। 2 पर ही क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। तो हमने इस पे एक लंब रेखा खींच दी, अब हमने इस पे एक लंब रेखा खींच दी। अब हमें क्या करना, 1 यूनिट का चाप इस पे लगाना है। इसको केंद्र मानकर इस पर क्या करना, 1 यूनिट का चाप लगाना। जैसे पीछे किया, 1 यूनिट, हम फिर से बता दे रहे हैं, 1 यूनिट हमारा क्या होगा, जो यहां से यहां तक की, मतलब जो प्रत्येक के बीच की दूरी है, जो हमने प्रत्येक पॉइंट के बीच की दूरी ले रखी है, वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 यूनिट। वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 यूनिट। अगर हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी ले रखी है तो हमारा 10 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर 1 यूनिट का चाप लगाएंगे। मान लिया ये चाप हमने लगा दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको मूल बिंदु से मिला देंगे, इसको मूल बिंदु से मिला देंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। फिर से एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा।
समकोण त्रिभुज बन गया। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा के AC निकाल लेंगे, तो AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस ये हमारा 1 था तो 1 का वर्ग 1, तो AC बराबर हमारा निकल के आएगा √5। AC बराबर कितना निकल के आएगा, √5। तो ये हमारा √5 हो गया। हम क्या करेंगे, इसको फिर से प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, यहाँ तक पेंसिल रखेंगे, चाप मतलब प्रकार में दूरी लेंगे और एक चाप मार देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे काटेगा वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, √5। वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, √5। तो इसी तरीके से हम प्रत्येक अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम प्रत्येक अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि जो पूर्ण वर्ग संख्या जो हमारी, जैसे मान लिया यहाँ पे अगर देता 10, अगर क्या बोल देता 10 बोल देता, ठीक है, √10 कहता √10 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो √10 को जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो क्या होगा, इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 9 का वर्गमूल करेंगे, कितना निकल के आएगा, 3। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 से, मतलब लंब का इस पर खींचेंगे, 3 पर खींचेंगे। लेकिन अगर यहीं पे होता 14, √14 को संख्या रेखा पर जब निरूपित करने की बात करता तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर से देखेंगे कि इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। हम फिर से देखेंगे इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी है, फिर से वही 9 है। तो 9 का वर्गमूल किया 3, तो 3 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जबकि 3 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा निकल के आएगा √10, फिर उसकी सहायता से निकालेंगे √11, फिर उसकी सहायता से निकालेंगे √12, फिर उसकी सहायता से निकालेंगे √13, फिर निकल के आएगा √14, फिर निकल के आएगा आपका √14। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको एक दूसरे तरीके से, जब इस टाइप की ज्यादा लंबी संख्याएं हमें निकालनी पड़े, जब ज्यादा लंबा गैप, क्योंकि यहाँ पे हमें √14 निकालने के लिए कितनी संख्याओं से गुजरना पड़ रहा है, √10 निकालना पड़ेगा, फिर √11, फिर √12, √13 और √14। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब हमें √14 निकालना होगा तो हमें यहाँ पे क्या है कि कितनी संख्याओं से गुजरना पड़ा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्याओं को निकालने के बाद ही हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास √14 है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ये संख्या दी हुई है, मतलब ऐसी कौन सी 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका योग इस संख्या के बराबर या इससे कम है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हमारा 9 निकल के आता है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या, 9 पूर्ण वर्ग संख्या हो गए। दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी हो गई, 4। दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई, 4। मतलब एक तो पूर्ण वर्ग संख्या 9 हो गई, दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो इन दोनों का योग 9 4 कितना होता है, 13। 9 4 13। अगर हम इस ट्रिक का पालन करेंगे, मतलब इस ट्रिक को अगर हम फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें ये 10 11 और 12 निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम इस ट्रिक का पालन कर लेते हैं तो हमें 10 11 और 12 मतलब ये 3 स्टेप निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम 13 निकाल सकते हैं और उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, 14। तो इस ट्रिक को कैसे फॉलो करना है, इस चीज को देख लो। जो पूर्ण वर्ग संख्याओं का मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग हमारा 13 निकल के आया, अब हम क्या करेंगे, उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल करेंगे। उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल मतलब √9 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 3। 9 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 3। और 4 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 2। 4 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 2। मतलब 9 का वर्गमूल आया 3, 4 का वर्गमूल आया 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक चीज अब समझ लो, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली थी, ये यहाँ से 2 से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 2। मतलब हमने आधार कितना माना था, 2। हमने आधार कितना माना था, 2। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 1 यूनिट ली, तो हमने यहाँ पे लंब कितना माना, 1। मतलब आधार हमारा 2 था, लंब 1, आधार 2 था, लंब 1, तब हमारा निकल के आया √5। तो यहाँ पे मतलब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, मतलब यहाँ पे आधार हमारा 2, लंब 1, यही हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या रेखा पर अब हमारे पास ये भी 3 भी हम पॉइंट देख सकते हैं और 2 भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास ये संख्या रेखा है 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, या तो हम 3 को आधार मान ले, हमारे पास 3 और 2 निकल के आया, क्या निकल के आया, 3 और 2। तो हम क्या करेंगे, या तो 3 को आधार मान लेंगे तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि ये दोनों या तो लंब हो सकते हैं या तो आधार। कर्ण हमें निकालना है, जो कर्ण निकल के आएगा वही हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी।
तो क्या है कि या तो हम इसको 3 मान लें, या तो 3 को हम आधार मान लें, या तो 2 को लंब मान लें, या तो 3 को लंब मान लें, 2 को आधार मान लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को आधार मान लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3। जब हमने 3 को आधार माना, अब हमारा लंब किस पर खींचा जाएगा, 3 पर। लंब किस पर खींचा जाएगा, 3 पर। अभी हमने बताया कि अगर हमने 3 को आधार माना है तो 2 को हमें क्या मानना पड़ेगा, लंब। पहले हम क्या करते थे, जब इस टाइप से क्वेश्चन करते थे तो हम उसमें क्या कर रहे थे, 1 यूनिट का लंब लेते थे, मतलब 1 यूनिट का चाप लेते थे। जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी तो हम क्या करेंगे, इस पर 2 यूनिट का चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, 2 यूनिट का चाप लगाएंगे। तो हमने मान लिया यहां से यहां तक की दूरी ली, ये हमारी 2 यूनिट की दूरी हो गई। प्रकार में ये दूरी लेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और चाप लगा देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, मतलब फिर से हमारा वही समकोण त्रिभुज बन जाएगा। फिर से हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मतलब ये 3 हो, ये हमारी दूरी कितनी थी 3, तो ये कितनी हो गई 2। हमने यहाँ पे 2 यूनिट की दूरी ली थी, ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग मतलब 2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4, तो कितना निकल के आया 13। मतलब AC का स्क्वायर बराबर हमारा 13 निकल के आया। जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो इसका मतलब ये दूरी हमारी अंडर रूट 13 निकल के आई। हम क्या करेंगे, इसी दूरी को प्रकार की नोक में लेंगे और एक चाप लगा देंगे। एक चाप लगाएंगे तो जिस पॉइंट पर ये चाप संख्या रेखा को काटेगा वो दूरी भी क्या होगी, अंडर रूट 13 ही होगी। वो दूरी भी क्या होगी, अंडर रूट 13। मतलब ये पॉइंट हमारा क्या होगा, अंडर रूट 13। अब इसकी सहायता से फिर से हम क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट 14। जब एक स्टेप हमें चलना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 13 से अंडर रूट 14 चल लेंगे। तो ध्यान रखना कि जब हम यहाँ से अंडर रूट 13 से अंडर रूट 14 पर पहुंचेंगे तो हमें क्या करना है, फिर से 1 यूनिट की ही दूरी लेनी पड़ेगी। फिर से हमें 1 यूनिट की ही दूरी लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम अपनी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी उनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान। वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान, कि वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है। तो जो हमारी संख्या रेखा होती है, जो संख्या रेखा होती है इसका मध्य बिंदु क्या होता है, बीच में क्या होता है, 0। तो 0 होता है, इससे यहाँ इधर से मतलब प्रत्येक पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, समान। जैसे इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं, मान लिया दाईं ओर बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ऐसे ही 0 के बाईं ओर बढ़ने पर -1, -2, -3। तो अगर हम देखें कि 0 से 1 की दूरी जो है, जितनी 0 से 1 की दूरी होगी उतनी ही 0 से -1 की दूरी होगी। जितनी 0 से 1 तक की दूरी होगी उतनी ही 0 से -1 तक की दूरी होगी। मतलब चाहे 0 से अगर -1 तक की दूरी लें तब भी हमारी क्या निकल के आएगी, 1। अगर 0 से -1 तक की दूरी लें तब भी वो क्या निकल के आएगी, 1। अगर 0 से +1 तक की दूरी लें तब भी हमारी क्या निकल के आएगी, 1। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे हम 0 से माइनस की ओर जाएं या 0 से प्लस की ओर जाएं, मतलब उसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। सीधी सी बात क्या है कि जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस में रहती है, जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस में रहती है। चाहे 2 से -2 मतलब 0 से 2 तक की दूरी देखें तब भी क्या होगी, 2 होगी, और 0 से -2 तक की दूरी देखें तब भी क्या होगी, 2 होगी। इसका मतलब चाहे 0 से -2 तक की बात कही जाए, मतलब -2 हो या +2 हो, -2 हो या +2 हो, इसका निरपेक्ष मान जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। चाहे -2 हो या +2 हो, उसका निरपेक्ष मान जो है हमेशा पॉजिटिव ही आता है। मतलब जो है -2 का निरपेक्ष मान भी 2 होगा और +2 का भी निरपेक्ष मान 2 होगा। निरपेक्ष मान को हमेशा किससे, माड से प्रदर्शित किया जाता है। निरपेक्ष मान को हमेशा माड से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब माइनस में कोई भी संख्या हो, माइनस में हो या प्लस में हो, उसको अगर माड लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू जब बाहर निकल के आएगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उस मतलब कोई भी संख्या अगर माइनस में हो या प्लस में हो, उस पर अगर मार्क लगा है तो उसकी वैल्यू जो बाहर निकल के आएगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यही वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान होता है।
अब हम बात करते हैं गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि गुणात्मक मतलब गुणा, नाम से क्या समझ में आ रहा है? गुणात्मक मतलब गुणा, योगात्मक मतलब योग, और बात कर रहा है प्रतिलोम की। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम की जब बात करेगा तो इसका मतलब हो गया गुणा का उल्टा। जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेगा तो गुणा का उल्टा, मतलब गुणा का उल्टा। जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेगा इसका मतलब क्या हो गया? गुणा का उल्टा, और गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है कि गुणा का उल्टा, और गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। और जब योगात्मक प्रतिलोम की बात करेगा इसका मतलब क्या हो गया? योग का उल्टा। इसका मतलब क्या होगा? योग का उल्टा, और योग का उल्टा क्या होता है? अंतर। इस चीज को ध्यान रखना कि जब गुणा मतलब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेगा तो गुणा का उल्टा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो गुणा का उल्टा भाग हो जाएगा, और योग का उल्टा क्या हो जाएगा? अंतर। मतलब सीधी सी बात, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3/4 मतलब 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। अगर पूछ दे 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तब हम क्या करेंगे? जो हर में है उसको अंश में बदल देंगे, और जो अंश में है उसको हर में बदल देंगे। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 4/3। लेकिन अगर यहीं पे कह देता कि 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, अगर यहीं पे कह देता कि 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम क्या करेंगे? जो संख्या दी हुई है कुछ नहीं करना, सीधे संख्या के आगे क्या कर देंगे? माइनस लगाकर उस संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। मतलब 3/4 माइनस 3/4। 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम का क्या हो गया? -3/4। इसी प्रकार से अगर दिया होता x+2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम क्या करते? x+2 मतलब इसके अपान में क्या है? 1, इसके अपान में क्या है? 1। तो हम अंश को हर में बदलते और हर को अंश में, मतलब 1 क्या हो जाएगा? x+2। लेकिन अगर यहीं पे बात कर देता योगात्मक प्रतिलोम की, अगर यहीं पे बात कर देता कि x+2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, अगर यहीं पे बात कर देता कि x+2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम क्या करेंगे? जो x+2 दिया है इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, और ब्रैकेट लगाकर इसके आगे सिर्फ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ब्रैकेट लगाकर सिर्फ क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। मतलब जो भी संख्या दी हुई है उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या कर देगा? उसके प्लस और माइनस चिन्ह को क्या कर देगा? बदल देगा। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस होता, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता? माइनस होता, तो जब हम इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालते, जब -x+2 का योगात्मक प्रतिलोम निकालते, तो क्या हो जाता? यहाँ पे तब हमारा क्या निकल के आता? प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। जब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? प्लस। मतलब यहाँ पे क्या होगा? भाग को गुणा में, और गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा को भाग में और भाग को गुणा में बदला जाता है, और योगात्मक प्रतिलोम में योग को अंतर में और अंतर को योग में बदला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।